क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अपराध करने के बाद एक अपराधी की मनोस्थिति क्या होती है? या आप यह जानना चाहते हैं कि जब एक हत्यारा एक वेश्या से मिलता है तो उन दोनों की प्रेम कहानी कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है? या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि एक तरफा प्यार या किसी के हवस की भूख इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही साधन संपन्न है, पैसे वाला है, वो आत्महत्या कर लेता है? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर कितने किरदार पनपते हैं? या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे एक हत्यारा जिसके हत्या करने का कोई सबूत भी मौजूद नहीं है, लेकिन वह अपने जुर्म का कबूलनामा या फिर कहें कि अपनी जो पीड़ा है अंदर की, हत्या करने के बाद एक ऐसी स्त्री के सामने करता है जो एक वेश्या है और उससे उसकी मुलाकात महज सिर्फ 2-3 बार हुई है। नमस्कार, मेरा नाम एसके सिंह है। जिस किताब का आज हम आपके सामने रिव्यू करने जा रहे हैं, 1866 में रशिया के जमीन पर लिखी गई यह किताब, जिसके लेखक हैं फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। जी हाँ, उनका जो मास्टरपीस एक कहा जा सकता है, क्राइम एंड पनिशमेंट का। सबसे पहले इस उपन्यास के कुछ किरदारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इस नॉवेल के एक ब्रीफ कहानी के बारे में, कि यह कहानी एक रस्कोलनिको नामक एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी उम्र 24 से 25 साल के बीच है और वह अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर चुका है, छोड़ चुका है। और उसका कारण यह भी है कि वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, किसी तरीके से अपना खर्चा चला रहा है। उसकी एक बहन है जो किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही है, जिसका नाम है दुनिया। उसकी एक माँ है जो अपने पति को खो चुकी है और हमेशा अपने बेटे के फिक्र में लगी रहती है। लेकिन जो ये किरदार है, एक फतूर, एक सिद्धांत का फतूर उसके दिमाग में पनपता है और यह सिद्धांत यह है कि वह एक सूदखोर बुढ़िया का मतलब कि एक बुजुर्ग महिला है जो सूद पर लोगों को पैसा देती है और जो है कि उसके सामान को गिरवी रखती है। सूद काफी हाई होता है और उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया होता है। परेशान लोग उसके पास मजबूरी में जाते हैं और उसके पास अपना सामान गिरवी रखते हैं। रस्कोलनिको, जो इस पूरे उपन्यास का नायक है, उसके दिमाग में एक सिद्धांत पनपता है। यह सिद्धांत यह पनपता है कि इस समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो साधारण लोग हैं, साधारण लोग जो कि कानून का पालन करते हैं, समाज की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, उनके अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन एक स्पेशल लोगों की कैटेगरी है। इन स्पेशल लोगों को समाज की भलाई के लिए वो सब कुछ करने का अधिकार होता है जो कि कानून से ऊपर है और जो समाज से ऊपर है। अपने एक इसी सिद्धांत को मानते हुए वह एक बुजुर्ग महिला का खून कर देता है और जब वह बुजुर्ग महिला का खून कर रहा होता है, उसी समय उसकी बहन भी आ जाती है, जिसका जो बिल्कुल निर्दोष है या जिसके कत्ल करने का उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अपने बचाव के लिए वह उसका भी खून कर देता है। उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा होती हैं कि कोई सबूत उसके खिलाफ उस तरीके से नहीं मिलता जिसके आधार पर पुलिस आकर तुरंत उसको पकड़ लेती है। वह तमाम बातें अपने दिमाग में सोचता है। वह एक बाद में वह अब एक भय की पीड़ा से वो जो है कि वो गुजरने लग जाता है। उसको अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। वो काफी बीमार पड़ जाता है। बीमार तो वो पहले से ही होता है, वो काफी बीमार पड़ जाता है। खाने पीने का कोई ख्याल नहीं, उसकी वजह से उसकी माँ और बहन बहुत परेशान होती हैं और वह
अपनी पीड़ा को किसी को बताना चाहता है, किसी को कहना चाहता है। उसी बीच में उसके एक जानकार की मृत्यु हो जाती है जो एक शराबी व्यक्ति है, और जब उस जानकार के घर वो जाता है तो अपने बचे खुचे पैसे उसको दे देता है। उसकी एक बेटी होती है, बेटी का नाम सोनिया होता है, और सोनिया के प्रति वह एक वेश्या के तौर पे काम करती है और अपने परिवार, अपनी सौतेली माँ, अपने बहनों, अपने फादर के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी जुटाती है, और इस लड़की के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ती है। और अपने पूरे सर्कल में जबकि उसका एक मित्र भी होता है, मित्र का नाम रजुमुखीन होता है, वह भी होता है, उसकी माँ होती है, उसकी बहन भी होती है। उसके बावजूद सिर्फ 3-4 मुलाकात के दौरान वह जो है कि सोनिया के सामने अपने इस क्राइम का इकबालनामा करता है। वह इस बात को एक्सेप्ट करता है, और यह जानते हुए कि जो दूसरी लेडी है जो कि जिसका खून किया गया, यानी जिसका खून किया गया, उस कैरेक्टर का नाम लिजेवेता है, लिजेवेता इवानोवना, और जो उसकी सिस्टर है एलिवोना, वह उसकी सिस्टर होती है, उसका भी खून कर दिया। और वो दोनों जानकार होती हैं, सोनिया और जो है कि उसकी एलिवोना। उसके बाद अब ये कहानी पढ़कर आपको पता लगेगी कि वो क्या पकड़ा जाता है या बच जाता है, उसके बाद उसको क्या सजा मिलती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको कहानी पढ़ के जो है कि पूरे नॉवेल को जो है कि पढ़ के आपको पता लगेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्राइम एंड पनिशमेंट को लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत ही शानदार नॉवेल, एक बेंचमार्क नॉवेल माना जाता है। और इस नॉवेल को लिखते समय अगर मैं राइटर की बात करूं, लेखक की बात करूं, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की बात करूं, तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जब उनके भाई मिखाइल जिंदा थे, 1964 में उनकी मृत्यु हुई। उसी समय जो है कि माँ की भी मृत्यु हुई, और काफी कर्जे में थे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। जुए की लत थी उनको, और जो उनके भाई की मृत्यु होने के बाद वो काफी फाइनेंशियल मुश्किलों में पड़ जाते हैं। लेकिन इस नॉवेल को पोस्टपोन कर देते हैं, और उसके बाद द गैम्बलर अपने कर्जे से निकलने के लिए एक जो संपादक है उनके साथ अनुबंध होता है। उसकी कहानी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में भी उसकी कहानी थोड़ी बहुत है, लेकिन सेपरेट में बताऊंगा कि इसी दौरान इस परिस्थितियों में लिखा गया यह नॉवेल है। और मैच्योरिटी, जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के लेखन की जो मैच्योरिटी है, आपको इस नॉवेल में झलकेगी। Why you should be read this novel? This questions is very important because you can see the real presentation of love through the love story of Raskolnikov and Sonia. You can also see how a person have great character, the flip side of character. इस नॉवेल में आपको मानवीय संबंधों की परतों को भी खुलते हुए आप देखेंगे कि कैसे एक बहन और भाई के बीच का रिश्ता, कैसे एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता, उन रिश्तों को निभाते समय एक व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, उसकी अपनी थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको इस नॉवेल में देखने को मिलेगी। यह नॉवेल एक बहुत ही बड़ा नॉवेल है, और अगर मैं बात करूं तो 527 पेजेस हैं इसमें। लेकिन जब आप नॉवेल को पढ़ रहे होंगे तो आपको इस नॉवेल की रचना को ऐसे रचा गया है कि आपको बोरियत महसूस नहीं होगी इस नॉवेल को पढ़ते हुए। और आप रो देंगे। लिटरली जब मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा था, मैं कई बार रोया हूं। हालांकि मुझे अपने एक
पढ़ने का मेरा अपना एक टाइम शेड्यूल है। मैंने उस टाइम शेड्यूल को क्रॉस करके इतनी कहीं कहीं इतनी क्यूरियोसिटी ज़्यादा पैदा हो जाती थी कि मैं छोड़ नहीं पाता था इस नॉवेल को। और कई बार और जो इसके कैरेक्टर हैं, जो वो आपको ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो आपके आसपास आप उनको महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा यार ये तो इसकी बात है, आपको लगेगा यार ये तो इसकी बात है। तो all characters in this novel will be relevant in your life, in your society and surrounding you. So आप कैसे किस तरीके की परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, कई बार हम खुद नहीं समझ पाते। परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, हम उससे गुजर रहे होते हैं और एक पूरा अनकंट्रोलेबल विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं, बट हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इस नॉवेल को पढ़ के आपको अपने आप को खुद को समझने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार नॉवेल है। खैर, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये मास्टरपीस रचा है वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के लिंक में अमेज़न पे बहुत अच्छे प्राइस में ये बुक अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो आज इस बुक के रिव्यू में बस इतना ही, और आगे क्राइम एंड पनिशमेंट की मैं पूरी कहानी आपको इस चैनल पे जो है कि वो प्रेजेंट करूंगा, एक प्रोग्राम प्रेजेंट करूंगा। एक एक कैरेक्टर्स की बातें भी मैं अलग अलग प्रोग्राम या अलग अलग सेगमेंट में मैं करूंगा। तो अगर आप साहित्य में या इस तरीके से रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल प्रोग्राम्स मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।